हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए होगा काफ़ी खास, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों के प्रश्न लाए गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो पूरा सॉल्यूशन जानेंगे बिल्कुल डिटेलिंग के साथ। पहला प्रश्न को देख लेते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपको पांचों ऑप्शंस के साथ लाया गया है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। तो ये तो हो गई इसके आंसर की बात। ठीक, कि इसने क्या किया था, सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाई में विभाजित किया था। आपको पता है इस्लाम शाह सूरी की अगर हम बात करें, लास्ट में सूरी भी लगा दीजिए, जो कि क्या था, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह का उत्तराधिकारी था, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो इसने घुड़सवार सेना को, किस सेना को, तो घुड़सवार सेना को क्या किया था, 50, 200, 250 और क्या कहता है 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में बांटा था। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम शाह ने ही पैदल सैनिकों को, पैदल सैनिकों को पैदल सैनिकों की बात करें तो 5,000 और क्या कहता है 10,000 और डाटा क्या है 20,000। ये पैदल सैनिकों की क्या किया था, बड़ी बड़ी टुकड़ियों में इसको विभाजित किया था, बड़ी बड़ी टुकड़ियों में। तो इनमें से कोई भी आपसे डाटा पूछ लिया जा सकता है। वही बात करें कि यह जो इसका सैनिक संगठन था, किसका, इस्लाम शाह का, ये किस, पूछ सकता है किस पद्धति से प्रभावित था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो ये सैनिक संगठन था वो दशमलव पद्धति से प्रभावित था। दशमलव पद्धति से क्या था, प्रभावित था। ये एक पॉइंट हो गया। वहीं आपको पता है, ध्यान आ रहा होगा दशमलव पद्धति से कि जो अकबर का मनसबदारी पर था, मनसबदारी पर था जो था, वो क्या था, उसका भी मंगोल का जो सैनिक संगठन था वो दशमलव प्रणाली पर ही आधारित था। ठीक, तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न, और सारे प्रश्न को बिल्कुल इसी तरह डिटेलिंग करते हुए चलेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों के प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? आ गया है आपसे लोहित नदी से, जो कि आपको कई बार टीआरई 1, 2, 3 तीनों में प्रश्न इससे पूछे जा चुके। तो ये किसका हो जाएगा, अच्छे से आपको पता है, ब्रह्मपुत्रा नदी का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब बात आई है लोहित नदी की। लोहित नदी, ठीक, तो इसमें आपसे पूछ सकता है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लोहित नदी को खून का नदी भी कहा जाता है। किस चीज का नदी, खून का नदी। लहू मतलब क्या होता है, खून होता है, तो लहू लोहित ध्यान रह जाएगा, तो इसको खून का नदी भी कहा जाता है। वही बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ब्रह्मपुत्रा नदी से क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जगह आपको कर देते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से। ये पूछता है प्रश्न। उसी तरह से पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा दिहांग नाम से। किस नाम से, तो दिहांग नाम से। अगर आपसे पूछ दे कि असम में,
असम में तो क्या कहता है, ब्रह्मपुत्रा नदी। और क्या ध्यान रखना है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तब ध्यान रखना है जमुना के नाम से जाना जाता है। हो सके आपसे मिलान के रूप में ही पूछ लिया जाए। और आपको पता ही है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी जो इसकी बात हो रही है, गुम्फित जल मार्ग जो बनाती है, उसमें एक क्या है, माजुली नामक द्वीप स्थित है। माजुली नामक नदी द्वीप स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, तो असम में। तो आशा करते हैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर होते चल रहा होगा। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसकी वहन क्षमता की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका क्या, जन्म दर। तो जन्म दर की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि वहन क्षमता को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित तो करता है, लेकिन स्वयं वहन क्षमता को निर्धारित नहीं करता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है जो निर्धारित करता है। और जन्म दर क्या हुआ कि आबादी में नया व्यक्ति जुड़ने का दर, आबादी में नया व्यक्तियों नए व्यक्तियों के जुड़ने की दर हो जाएगी। जुड़ने की दर क्या होगी, जन्म दर। दूसरा है ऑप्शन में सीमित संसाधन। तो बिल्कुल जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक, सीमित संसाधन का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर लिख देते। सीमित संसाधन की जो बात आई है तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस। तो ये संसाधन जैसे भोजन, पानी, आवास, जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करे, किसी प्रजाति की अधिकतम आबादी को निर्धारित करे, वही क्या होता है, वहन क्षमता का मुख्य निर्धारक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर का, तो आपको पता है कि यह वह दर है जिस पर आबादी क्या है, बढ़ रहा है। तो यह वहन क्षमता से प्रभावित तो होता है, लेकिन वहन क्षमता को क्या करता है, निर्धारित नहीं करता है। तो समझने वाली बातें थी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। और जो लोग भी हैं आज इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर दिखेंगे। और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्रम दर्शाना है। और अगर हम वायुमंडल की सही परत का क्रम का बात यहाँ करेंगे तो सबसे पहले कौन क्रम में आएगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद देखिए समताप मंडल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य मंडल, और उसके बाद ताप मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही क्रम, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर। ठीक, उसी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए क्षोभ मंडल की बात कि क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान होना चाहिए कि ये वायुमंडल का क्या है, सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत है कौन, क्षोभ मंडल। और अगर हम इसमें बात करें क्षोभ मंडल में, तो एवं मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये बात, चूंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती है, इसी में होती है। तो मौसम संबंधी घटनाएं की बात करें तो इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत। साथ ही साथ इसकी औसत ऊंचाई लगभग में ध्यान रखिएगा, औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग की बात करें तो 13 किलोमीटर। तो ये डाटा भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं समताप मंडल की बात करें
तो क्या है, वायु क्षैतिज दिशा में ये चलता है और इसी दशा के कारण वायुयान उड़ानों के लिए इसकी निचली परत जो है आदर्श मानी जाती है। किसकी? तो समताप मंडल की। और अगर हम बात करें मध्य मंडल की, जो इम्पोर्टेंट टर्म होगा आपको लिख दिया जाएगा कि मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा की जो ऊंचाई पर तापमान है, अगर हम बात करें, जो कि क्या कहता है, अगर हम बात करें तो इस तरह से लिख लीजिएगा कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तो ये हो जाता है, तापमान हो जाता है। और इसी न्यूनतम तापमान को अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है, इस न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें -110 लिखिएगा, इस न्यूनतम तापमान को मेसोपॉज कहा जाता है, मेसोपॉज कहता है, जो क्या करता है, आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करता है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, एक जानकारी के लिए जो पूछता है वो आपको बता ही दिया गया। 5 नंबर पे चलते हैं। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, ये पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछ रहा है, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, बिहार की कुल महिला का पूछा जा रहा है। तो कुल महिला की साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो 51.5%। तो 51.5% देख रहे हैं ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसीलिए आपको पांचों ऑप्शन के साथ प्रश्न लाया गया, क्योंकि एग्जाम में पांचों ऑप्शन के साथ पूछता है। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार ही अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, तो अगर हम इसकी बात करें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, बिहार की साक्षरता दर सबसे पहले, तो बिहार, यहाँ इधर बात किसकी करेंगे, साक्षरता की। ठीक, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे पहले पता होना चाहिए, तो 61.8%। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ दे बिहार में ही पुरुष साक्षरता दर कितना, महिला का तो 51.5% और पुरुष का तो 71.2%, ध्यान रख लेना है। और क्या सबसे ज्यादा पूछ लेता है क्या, कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में तो कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। इसके परसेंटेज की बात करेंगे तो 73.37%। ठीक, बिहार में अगर ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला में कौन, तो रोहतास। वहीं सबसे कम वाला बोले तो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला तब कौन हो जाएगा, पूर्णिया। और पूर्णिया का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 51.8%। तो ये ध्यान रख लेना है। और क्या पूछ सकता है, तो बिहार में एक चीज और पूछ सकता है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर, न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले का है, तो ध्यान रखिएगा सहरसा का है। न्यूनतम पूछेगा तो 41.68% ये डाटा है। लेकिन अगर यही पूछता कि बिहार में सर्वाधिक अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तब आपको अच्छे से पता है रोहतास हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। ठीक, तो एक एक पॉइंट आप क्या करेंगे, एक ही जगह नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे की प्रश्न को देखते हैं। और यकीन मानिए आज का ये जो क्लास है आपके लिए काफी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, ये आपको हम पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी। और क्या इसमें हम जानकारी देख सकते हैं कि प्रश्न, अमेजन वर्षा
कई बार पूछा गया है, PYQ भी आपको सीरीज कराए हैं ज्योग्राफी का, जिसमें आपसे ये प्रश्न पूछ भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं अमेजन नदी से, अमेजन नदी से क्या ध्यान रख सकते हैं, अच्छे से आपके लिए लिख देते हैं। अमेजन नदी से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अमेजन नदी बेसिन पूरी तरह से लिखिए, ताकि आपका अच्छे से क्या हो, नोट्स तैयार हो जाए। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, और क्या कहता है, पेरू से निकल कर, इस तरह से लिखिएगा कि ब्राजील पेरू से निकलकर बोलीविया हुआ, और क्या, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि भाग से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ और क्या जरूरी पॉइंट बन सकता है, आपको पता है कि अगर हम इसमें और क्या जानकारी रख सकते हैं कि पृथ्वी का लगभग जो है 20% ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये अमेजन वर्षा वन क्षेत्र से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी दे दी जाती है, और सारे NCERT बेस्ड प्रश्न हैं। एग्जाम में प्रश्न जरूर देखेंगे, एक बार यकीन करके देखिए। 7 नंबर प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। स्थानांतरण कृषि की अगर बात आई है तो इसी को लिख दिया जाता है झूम कृषि भी कहा जाता है, झूम कृषि। और एक नाम से जाना जाता है कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर इसमें हम मिलान की बात कर ले तो सही युग्म पूछा गया है, ठीक है। तो सही युग्म इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख किससे हो जाएगा, मलेशिया से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए और क्या जान सकते हैं, जैसे लद्दाख नाम से मलेशिया में भी जाना जाता है, और लद्दाख ही नाम से कहाँ जाना जाता है, इंडोनेशिया में भी, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करें कर्तन दहन प्रणाली की बात हम कर रहे थे इस कृषि को, तो मैक्सिको और क्या कहता है, इसको मैक्सिको में कर्तन दहन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मिल्पा के नाम से अगर हम बात करें तो कहाँ जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से मध्य अमेरिका में जाना जाता है, मध्य अमेरिका में। देखिए यहाँ पर रोडेशिया दिया था, इसीलिए ये गलत मिलान दिया हुआ था। वहीं अगर हम बात करें कि ब्राजील, इस तरह से लिखिए, इस साइड लिख देते हैं स्थानांतरण कृषि, तो चेना नाम से कहाँ जाना जाता है, तो चेना नाम से श्रीलंका में। ये सब मिलान के रूप में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो श्रीलंका, यहाँ देखिए क्या दिया था, बांग्लादेश, तो ये गलत हो गया था। और ध्यान रख सकते हैं एक रोका नाम से कहाँ जाना जाता है, तो ये रोका नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है, ठीक। और अगर बात करें रे नाम से कहाँ जाना जाता है, तो रे नाम से वियतनाम में जाना जाता है, वियतनाम में। तो ये सब आपका एक तरफ हो गया स्थानांतरणशील कृषि का नाम हो गया, और उससे संबंधित
देश हो गया। और एक ही जगह आपको ये जो बार बार रिपीट होते रहता है उसी के बारे में यहाँ पर बता दिया गया। 8 नंबर को देख लेते हैं। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो एक बार प्लीज ध्यान से सुन ले कि जो भी जीके जीएस, चाहे आपको पीजीटी देना हो, टीजीटी देना हो या फिर पीआरटी देना हो, जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको हर रोज एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न सॉल्यूशन कराए जाते हैं बिल्कुल डिटेलिंग के साथ। और आपको PYQ सीरीज भी कराया जा रहा है, वो भी डिटेलिंग के साथ। और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में भी दिखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न का लेवल बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है, एकदम पेड बैच जैसा फ्री में दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करके बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है। कोई सुझाव हो तो दिया करें। तो आगे के प्रश्न को देख लिया जाए, और इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। 8 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, तो ये चीज जरूर ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है प्रश्न। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं। ए में है आपका बदन बेगम, तो ये हुमायूं नामा से क्या संबंधित हो जाएंगी? तो आपको पता है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा ही लिखा गया था, तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरा है आपका अबुल फजल अकबरनामा, तो ये भी क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ। और इसको भी लिखते चलिए कि कौन किसने लिखा है। तीसरा है आपका मिर्जा मोहम्मद कासिम, जो कि शाहजहांनामा, तो यहाँ क्या हो गया? ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फिर शाहजहांनामा किसने लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो शाहजहांनामा की अगर बात करें तो ये पुस्तक इनायत खान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो इनायत खान के द्वारा क्या लिखा गया था? शाहजहांनामा। तो अब समझ में आ गया कि ये आपका सी नंबर क्यों गलत दिया हुआ था। वहीं अगर हम बात करें कि एक पुस्तक क्या आलमगीरनामा, आलमगीरनामा, तो ये पुस्तक किसने लिखा था? तब इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए मिर्जा मोहम्मद काजिम या कासिम, काजिम ही कीजिएगा, कासिम या काजिम ही रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो था, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा ये आलमगीरनामा पुस्तक लिखा गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। एक जब नामा नामा आ रहा है तो एक नामा और ध्यान आ रहा है, पादशाहनामा, पादशाहनामा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की थी। तो हो सके आपसे ये भी एक पूछ लिया जाए। तो चारों पांचों जो भी पूछता है एक जगह आपको बता दिया गया। बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। और हाँ, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? इसको परिभाषित करता है तो राज्य को, और ये किस अनुच्छेद के तहत, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका करेक्ट आंसर। वहीं हम बात करें, यानी कि इसमें राज्य का वर्णन किया गया है, और राज्य में बात करें तो संघीय सरकार, संघीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, और क्या होता है? अन्य प्राधिकारी भी आते हैं, अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है उल्लंघन की दिशा में,
तो सीधे उच्च न्यायालय, जो कि अनुच्छेद कौन सा, तो 226। और उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय की, तो ये अनुच्छेद 32। यानी कि मूल अधिकार उल्लंघन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय और क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। ये चीज ध्यान होना चाहिए। वहीं यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 16 था, तो आपको अच्छे से पता है अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसर की समता, अवसर की समता का उल्लेख है, अवसर की समता का उल्लेख है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 22 की, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का वर्णन है। निरोध से किसका वर्णन है, संरक्षण का वर्णन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और प्लीज आप लोग भी नोट डाउन कर लिया कीजिए, रिवीजन के पर्पस से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बार बार बोल रहे हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो हड़प्पा स्थल कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ, तो राजस्थान में। अभी देखिए इससे और क्या क्या आपके प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कालीबंगा का अर्थ पूछ सकता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियों का स्थान, काली चूड़ियों का स्थान, ये हुआ इसका अर्थ। ठीक, पूछ सकता है कालीबंगा जो है, कालीबंगा की बात आई किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा घग्घर नदी। कौन नदी के तट पर हो जाएगा, घग्घर नदी के तट पर स्थित। यही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला में ये स्थित है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो कालीबंगा के भवन थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंट के बने थे। हालांकि मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे। वही कालीबंगा से कई बार बिहार के एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, तो ये कालीबंगा से ही मिलता है। साथ ही साथ आपको कालीबंगा से अगर हम बात करें तो क्या कहता है, 7 अग्नि कुंड या फिर वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई मिली है, ये भी ध्यान रख लेना है। और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कालीबंगा से सेल खड़ी और मिट्टी की मुहरे, मृदभांड, ये सब के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं। तो देखिए कालीबंगा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो ये 1992 की बात है। कब हुई थी, 1992 में। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका करेक्ट आंसर। बात आया है यहाँ पर पिछड़े वर्गों का, तो और क्या प्रश्न कई बार आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा 2 पिछड़ा वर्ग, अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। उसमें से एक की अगर हम बात करें पहला का, तो ध्यान रख लीजिएगा कि काका कालेलकर आयोग का गठन।
और ये 1953 में, और काका कालेलकर की अध्यक्षता में भी। तो नाम ध्यान आपको रह ही जाएगा आयोग से। दूसरा बात करेंगे तो क्या कहता है, मंडल आयोग, मंडल आयोग, और इसका 1979 में। किसकी अध्यक्षता में, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और कई बार आपसे प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, खास करके बिहार के एग्जामों में। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तब ध्यान रखना 1993 में किया गया था। कब, तो 1993 में। चलिए आगे के प्रश्न को देख लिया जाए। 12 नंबर लगातार बोले जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग बस एक लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोग एक लाइक करना भी भूल जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका दिया हुआ है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और उसी अधिनियम से संबंधित वर्ष, ये चारों का हमें मिलान कर लेना है। तो देख लीजिए, पहले तो भारत में नारी कल्याण हेतु कौन कौन से अधिनियम है उसको भी जान लेते हैं। विशेष विवाह अधिनियम जो कि 1954 से संबंधित हो जाएगा। तो ए का हो गया 2 नंबर मिलान के रूप में, ए का 2 हो गया। बी है क्या, देखिए आपका दहेज निषेध अधिनियम जो कि आपका संबंधित हो जाएगा किससे, 1961 से। कहाँ है, 4 में। तो बी का हो गया आपका 4 नंबर, इसको लिखते हुए चलिएगा, ठीक। सी की बात करें, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो 1976 से। तो 1 नंबर हो गया, तो सी का हो गया 1 नंबर। लास्ट डी की बात करें, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो कि आपका क्या हो जाएगा, किससे संबंधित, 1986 से। तो डी का हो गया 4 नंबर। तो हमें मिलान करना था, वर्ष ध्यान रख लेना है, साथ ही साथ इसमें से कौन कौन से अधिनियम भारत के नारी कल्याण हेतु जुड़ा हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 13 नंबर पे चलते हैं। तो इस प्रश्न में तो हमें सही सही बस मिलान ही करना था। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। स्टेटमेंट के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसके बात करें तो एन.वी. रमन्ना कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने ही ये कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से क्या है, ग्रसित है, ठीक। अगर हम बात करें एन.वी. रमन्ना की, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत के ये 48वें, क्रम पूछ सकता है, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये थे, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 124, ये ध्यान रख लेना है। अगर पूछ दे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। साथ ही साथ अगर पूछ दे कि त्याग पत्र ये किसको देते हैं, तो ये भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो शपथ और त्याग पत्र दोनों राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। वहीं बात करें इन, अगर और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, पहला मुख्य न्यायाधीश। तो नाम ध्यान रख लेना है, कौन थे, क्या कहता है, एच जे कनिया, एच जे कनिया, हरिलाल
जेकी सुंदास कन्या, पूरा नाम की अगर हम बात कर ले तो। और क्या ध्यान रख लेना है, अगर मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछे तो सेवानिवृत्ति की आयु, तब आयु क्या हो जाएगा, 65 वर्ष, 65 वर्ष। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। आगे की प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो ये आपसे एक प्रश्न एग्जाम में महत्वपूर्ण बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये नाम क्या है, पद्मश्री बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं आपको अच्छे से पता है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है, तो संविधान सदन के नाम से, संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। वहीं वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया संसद भवन का निर्माण कब से शुरू हो गया था, तो शुरू हो गया था 2019 से ही। कब से, तो 2019 से ही। और अगर हम इसमें बात करें तो क्या ध्यान रख सकते हैं, चूंकि पुराने संसद भवन का बात करें, पुराने संसद भवन को, तो ध्यान रखिएगा एडविन लुटियंस और किसके द्वारा, हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में आपको होना चाहिए। और हाँ, नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो 28 मई 2023 को क्या हुआ, नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो कि किस परियोजना का हिस्सा है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का क्या है, हिस्सा है। तो देख लीजिए एक प्रश्न से क्या क्या आपको पूछेगा, इससे ज़्यादा इससे और क्या ही पूछेगा, तो ध्यान में आपको होना चाहिए। 15 नंबर पे चलिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे ये लेखक, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पुस्तक जो है कब लिखी गई थी, तो 1949 में लिखी गई थी। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ और पुस्तक या आत्मकथा का बात कर ले जो पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा अन्य पुस्तक में एक आत्मकथा नाम था। क्या था, आत्मकथा। कब, तो 1946 का। उसी तरह से इनका ही किनका बात हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही पुस्तक की बात हो रही। बापू के कदमों में ईस्वी, इससे क्या संबंधित हो जाएगा, 1954। उसी तरह से इनकी पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड, जो कि 1946। तो 1946 से एक आत्मकथा ध्यान रखना है, एक इंडिया डिवाइडेड। और एक ध्यान रख सकते हैं सत्याग्रह एट चंपारण, जो कि 1922। तो ये सब सारे जो हैं किनकी किताबें हैं, किनकी पुस्तकें हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लेखक हो गए। तो आपसे हो सके ये चारों ऑप्शन में दे दिया जाए, पूछे इनमें से कौन नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन आपका क्या कहता है दूसरा रहे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनकी पुस्तक है। ठीक, वहीं बात करें यहाँ पर क्या नाम है, एक जीवत राम भगवान दास कृपलानी। समझ रहे हैं ये किनका पूरा नाम है, ध्यान आ रहा है आपको, जेबी कृपलानी जी का, जेबी कृपलानी का पूरा रूप यहाँ पर दिया हुआ है, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो इनका एक आत्मकथा था, नाम क्या है, माई टाइम्स।
माई टाइम्स। क्या थी इनकी? आत्मकथा का नाम, आत्मकथा। तो ये भी आपसे एक पूछ लिया जा सकता है। ठीक, आगे की प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो बिहार का कोई आप एग्जाम दीजिएगा और बिहार से प्रश्न ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.86% है। कितना है? 2.86%। तो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये बात हो गई। वहीं एक पॉइंट यहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिहार राज्य भारत के कुल जनसंख्या का, यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया था, अगर पूछे कुल जनसंख्या का, तब क्या ध्यान रखना है? 8.60% धारण करता है। तो ये एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जा सकता है। साथ ही साथ बिहार के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये सब डाटा आपको हो सके कथन में दिया रहे ऑप्शन के रूप में, और चुनने के लिए दे दे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में बिहार का क्रम स्थान, बिहार का क्रम अगर बात करें वो भी अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तब क्या हो जाएगा? 12वां। क्या हो जाएगा? 12वां। या इस तरह से भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाने पर भी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या होगा? तो 12वां। तो दोनों रूप से आपको लिख दिए कि प्रश्न किस तरह से पूछ लिया जा सकता है। आइए 17 नंबर प्रश्न पे। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो संविधान सभा से आपको एक एक प्रश्न कई बार डिटेलिंग में करा चुके हैं, और इस प्रश्न के आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 10 से 15%। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जरूर ध्यान रखिएगा। और इस तरह से भी एक प्रश्न पूछ लेता है तो वो भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में लगभग 10 लाख आबादी पर, कितना पर? तो 10 लाख आबादी पर क्या है? एक प्रतिनिधि का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। ये एक पॉइंट हुआ। साथ ही साथ और क्या ध्यान रख सकते हैं, चूंकि आपसे कई बार पूछा भी गया है कि इसका संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 से संबंधित हो जाएगा। साथ ही साथ संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किस रूप से? तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये जानकारी भी आपको होगी ही। तो संविधान पे तो हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कई बार कर चुके हैं, इसलिए सीधे बढ़ेंगे आज के ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के अगले प्रश्न पे। और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो एक बार आप लोग भरोसा करके देखिए। जो पेड बैच में आप पढ़ेंगे ना, पैसे लगा के बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो आपको हम फ्री ऑफ
कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल दिल से और ईमानदारी से आपको पढ़ाया जा रहा है, ना कि फ्री के लेवल जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो आप एक बार अपना भरोसा बना के देखें, और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं या बिहार संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड इस चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर जितना हो सके आप लोग कर दिया कीजिए, और एक कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाया कीजिए। आप लोग का एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, और बाकी तो आप लोग से सपोर्ट की आशा है कि करेंगे ही। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। और आपको PYQ सीरीज भी कराया जा रहा है, जो कि TRE 4 में और इससे संबंधित क्या आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं वो डिटेलिंग के साथ कराया जा रहा है। और आज देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों मिला के कराया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आइए 18 नंबर प्रश्न पे। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था कब? पोलैंड के आक्रमण के बाद। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और हाँ, बार बार बोल रहे हैं, जो भी रेगुलर रहिएगा पूरा सीरीज देखते चलिए, प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है जीके जीएस से। और सोशल साइंस के प्रश्न को तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए ज़रूर जोड़े। अगर हम बात करें, ये तो पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। चूँकि हिटलर की अगर बात आ गई है, तो हिटलर से ध्यान रखिएगा कि 1 सितंबर 1939 पर इसने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण किया। और उसके बाद 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने, किसने? फ्रांस एवं ब्रिटेन ने क्या कर दिया? जर्मनी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रख लीजिएगा। और इसी प्रकार से क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1939 में, और समापन हुआ 1945 में। तो ये एक डेट ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक चला। और अगर हम बात करें, आपसे पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण में कौन सा आ जाता है? क्या आ जाता है? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, ये एक पॉइंट हो गया। चूंकि 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को वर्साई की संधि किसके साथ किया गया था? जर्मनी के साथ किया गया था। ठीक। और विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण में से था। तो ये दोनों कारण भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और लाइक करते हुए चलिए। 19 नंबर, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 में अगर अध्यक्षता पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका गठन पूछता कि गठन 1938 में किसने किया था, तब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आपको पता होगा कि कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और उसी के बाद देश का जो भी आर्थिक समस्या था उसी का अध्ययन करने हेतु इस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव, तो ध्यान रखिएगा ये 1934 में आया था। कब? 1934 में। किस पुस्तक के माध्यम से? तो नाम पूछा गया है कई बार। विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसी में इसकी पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया था, लिखित इस पुस्तक में लिख के, ठीक। और यह योजना 10 वर्षीय योजना थी, ठीक। तो ये चीज ध्यान में होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो क्या ध्यान रख लेना है, योजना की ही बात आ रही है तो ध्यान रख लेना है। एक हुआ था भारत के 8 पूंजीपतियों के द्वारा 1944 में देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई थी, जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया था। क्या कहा गया था? बॉम्बे प्लान। तो जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। 20 नंबर पे चलते हैं। मार्टिन लूथर से प्रश्न आ चुका है। मार्टिन लूथर कहाँ के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जर्मनी के थे। कहाँ के? तो जर्मनी के। मार्टिन लूथर को प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? तो धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता था। अगर हम बात करें इनकी, तो ध्यान आप रख सकते हैं कि इनका जीवन काल की अगर हम बात करें तो 1483 से 1546 ईस्वी तक रहा था इनका जीवन काल। वहीं बात करें तो मार्टिन लूथर ने ईसा और क्या कहता है, बाइबिल की सत्ता को क्या किया? स्वीकार किया। सत्ता को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वहीं अगर बात करें कि जो मार्टिन लूथर के समर्थक थे वो क्या कहलाए थे? तो प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। क्या कहलाए थे? प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। और जो उनके विरोधी थे वो क्या कहलाए थे? तो इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। वो कैथोलिक कहलाए थे। ठीक, तो ये ध्यान आपको होना चाहिए। आगे की चर्चा करते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा, और यकीन मानिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। बस रेगुलर जुड़े रहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इनकी मृत्यु 1858 को ग्वालियर में हो गई थी। कब, कहाँ हो गई थी? तो ग्वालियर में हो गई थी 18 जून 1858 को। ये डेट भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ ग्वालियर में ही आपको क्या नाम ध्यान रख लेना? फूलबाग नामक एक स्थान है जहाँ पर इनका क्या है? स्मारक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका स्मारक कहाँ है। आपको पता है कि 1857 की क्रांति की इनको द्वितीय यानी कि दूसरी शहीद वीरांगना कहा जाता है। दूसरी शहीद वीरांगना पूछे कि किनको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो मन में ये भी तो प्रश्न आएगा कि फिर पहली किनको कहा जाता था। ठीक, तो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना की बात, प्रथम शहीद वीरांगना, तो किनको जाना जाता है? मध्य प्रदेश की रानी
रानी अवंतीबाई लोधी को, रानी अवंतीबाई लोधी को जाना जाता है। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई लोधी को पर, और ये भी 1857 की क्रांति से। और दूसरी हो गई शहीद वीरांगना लक्ष्मीबाई। और एक आपको पता है कि लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली मर्द किसने कहा था, ये कई बार पूछा भी गया है, अकेली महिला मर्द। तो ये अंग्रेज ह्यूरोज ने कहा था। और इनका आपको पंक्ति भी याद होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था, मनु। फिर इनका नाम छबीली भी था। क्या था, छबीली नाम से भी इनको जाना जाता था। आगे की प्रश्न को देखते हैं। देखिए मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ाई का स्तर है, प्रश्न का स्तर है, वो जरूर इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। उसमें आपको कोई कोताही नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर सपोर्ट करें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो ये तापमान एवं वर्षा को माना जाता है, ये ध्यान में रख लेना है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य 5 भाग में से, मुख्य 5 भाग में से जो है 4 का अगर हम बात करें तो 4 का जो आधार है वो क्या है, तापमान और वर्षा ही है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वही नाम ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन जैसे ध्यान रखते हो उसी व्लादिमीर कोपेन, इसने 1900 ईस्वी में, कब, तो 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण का, जलवायु वर्गीकरण का क्या किया था, प्रथम प्रयास किया था। तो ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है। और अगर हम बात करें तो और ध्यान रखिएगा कि कोपेन ने ए बी सी डी और ई 5 बड़े समूहों में जलवायु का वर्गीकरण किया है। आगे प्रश्न इससे भी संबंधित कराए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे की प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में एक उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। समझिए आपको आज का क्लास जो है महा मैराथन पैकेज के रूप में दे दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा कितना प्रतिशत, 33%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। वो भी 1952 की वन नीति के द्वारा, ये ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1952 में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की क्या हुई थी, घोषणा की गई थी। ये एक पॉइंट हो गया। साथ ही साथ आपको ध्यान में रख लेना है कि 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसको संशोधित करके क्या हुआ, 1988 का राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें एक पॉइंट यहाँ पर और, 1894 क्यों ध्यान रखना है, इस टाइम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय क्या हुआ था, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी। तो प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है ये जरूर देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन अनुसंधान संस्थान ये नाम कब हुआ, तो 1906 में ये नाम
से स्थापना हुआ और ये है कहाँ, तो देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान नाम से 1906 में किया गया था। इम्पीरियल वन अनुसंधान, आगे इसका जोड़ लीजिएगा, इम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान नाम से 1906 में लाया गया था। आगे की चर्चा करेंगे 24 नंबर प्रश्न पे। क्या है 24 नंबर प्रश्न? अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति एवं संबंधित क्षेत्र के सुमेलित विकल्प का चयन करें। तो एक तरफ आपको अफ्रीका महाद्वीप का जनजाति दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र का मिलान करने बोल रहा है। तो पहला क्या है, बुशमैन जनजाति, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये सब तो आपको पढ़ाया हुआ भी है, कालाहारी मरुस्थल से। अगर इसका अवस्थिति पूछ दे कि बुशमैन जाति का अवस्थिति, तो ध्यान रख लीजिएगा उसमें बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ संबंधित क्षेत्र कौन हो गया, कालाहारी मरुस्थल, यानी ए का हो गया 2 नंबर। वहीं अगर हम बात करें पिग्मी जनजाति, जो किससे संबंधित हो जाएगा, तो पिग्मी जनजाति हो जाएगा कांगो बेसिन से संबंधित, तो बी का हो गया 3 नंबर। सी की अगर हम बात करें तो सी में है बहु नहीं बद्दू जनजाति, जो कि संबंधित हो जाएगा किससे, सहारा मरुस्थल से, तो सी का हो गया 1 नंबर। और लास्ट बात करेंगे डी की, जो कि मसाई जनजाति, ये पूर्वी अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो आप लोग सही सही मिलान करके इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। आ जाइए आज के 25वें नंबर प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती क्या थी? ये आपको फुल डिटेल्स में क्लास कराया जा चुका है। तो ये प्रश्न जो रहेगा आज के क्लास का आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग दीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही। बाकी देखिए ये चैनल संबंधित जानकारी यहाँ भी लगा दी गई है, तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक तो ज़रूर किया करें, एक कमेंट भी कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है या आपका कोई सुझाव हो। तो इसी तरह के अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।